हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया जाएगा। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 38 51। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट का समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की बात की जाए एचईओ के नोट्स की, तो नोट्स भी आ चुके हैं। इस नोट्स में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। नोट्स नए पाठ्यक्रम पर आधारित है। नए पाठ्यक्रम को देखकर ही नोट्स ये तैयार किए गए हैं। और इसके अलावा इसका प्रैक्टिस सेट यानी कि एचईओ के प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट आपको 10 मिलेंगे। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और क्लासेस की बात की जाए तो एचईओ के लिए क्लासेस भी स्टार्ट कर दी गई हैं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। और इसका अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उसका एचईओ के नाम से फोल्डर बना दिया गया है, जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारी क्लासेस आपको वहीं पर मिल जाएंगी एचईओ से रिलेटेड। इसके अलावा अगर जीआईसी की बात की जाए तो जीआईसी के जीएस और समाजशास्त्र का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। राजस्थान और मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जेडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बात की जाए समाजशास्त्र के मूलभूत अवधारणाओं की यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात की जाए तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स मिल जाएंगे, जो कि रिवीजन टाइम के लिए बेस्ट रहने वाले हैं। थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे। इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं साथ में। सेकंड ग्रेड समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स भी आ चुके हैं, सेकंड ग्रेड के हैं। फर्स्ट ग्रेड से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और यूपी पीजीटी, ठीक है, यूपी पीजीटी के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। इसका पूरा सिलेबस यहाँ पर इस नोट्स में यूपी पीजीटी का कंप्लीट कराया गया है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790 555 38 51। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी आप ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। यहाँ तक हो गया था, चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। इरावती कार्वे ने पूर्वी नातेदारी क्षेत्र ईस्ट जोन के अंतर्गत मुख्य रूप से किन समुदायों की नातेदारी व्यवस्था का अध्ययन किया है। ऑप्शन देखिए, विकल्प ए में है केरल नंबूदरी ब्राह्मण, विकल्प बी में है असम और मेघालय की मुंडा और खासी जैसी जनजातियां, जो कि भाषीय आधार पर ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह है। तीसरा विकल्प ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश के राजपूत, और ऑप्शन डी है यहाँ पर महाराष्ट्र के चितपावन ब्राह्मण। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा, असम और मेघालय के मुंडा और खासी जैसी जनजातियां, भाषीय आधार पर ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। पुस्तक है हिंदू सोसाइटी एंड इंटरप्रिटेशन, 1961 में आती है। इस पुस्तक में कार्वे ने जाति व्यवस्था के उद्भव के बारे में क्या तर्क दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। विकल्प ए है जाति व्यवस्था केवल ब्राह्मणों की देन है। विकल्प बी कह रहा है भारत में जाति व्यवस्था पूर्व आर्यन काल से ही विभिन्न कबीलों के अलग थलग रहने और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के कारण क्रमिक रूप से विकसित हुई है। ऑप्शन सी में है यह पूरी तरह से वर्ग विभाजन है। ऑप्शन डी यह पुर्तगालियों द्वारा थोपी गई व्यवस्था है। यहाँ पर आपका क्या होगा सही, हिंदू सोसाइटी। इस पुस्तक में कार्वे ने जाति व्यवस्था के उद्भव के बारे में क्या तर्क दिया है, क्या कहा है, भारत में जाति व्यवस्था पूर्व आर्यन काल से ही विभिन्न कबीलों के अलग थलग रहने और अपनी संस्कृति को बनाए रखने के कारण क्रमिक रूप से विकसित हुई है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न है इरावती कार्वे ने पश्चिमी नातेदारी क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को किस रूप में देखा। ऑप्शन देख लेते हैं। विकल्प ए कह रहा है यह पूरी तरह
उत्तरी क्षेत्र जैसा है, ऑप्शन बी या पूरी तरह दक्षिणी क्षेत्र जैसा है, ऑप्शन सी या एक संक्रमण क्षेत्र है जहां उत्तरी क्षेत्र के भाषा नियम और दक्षिण क्षेत्र के कुछ वैवाहिक नियम जैसे कि ममेरे फुफेरे विवाह का मिश्रण मिलता है, ऑप्शन डी में है यहाँ नातेदारी व्यवस्था पाई ही नहीं जाती। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इरावती कार्वे ने पश्चिमी नातेदारी क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र और गुजरात को किस रूप में देखा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। यह एक संक्रमण क्षेत्र है जहाँ उत्तरी क्षेत्र के भाषा नियम और दक्षिण क्षेत्र के कुछ वैवाहिक व्यवहार जैसे ममेरे फुफेरे विवाह का मिश्रण मिलता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इरावती कार्वे के मानव मिति और शारीरिक मानव शास्त्र के अंतर्गत किस समुदाय का शारीरिक व सामाजिक अध्ययन किया था। ऑप्शन देख लीजिए भील जनजाति है, महाराष्ट्र की चितपावन है, ब्राह्मण जाति, टोडा जनजाति और अंडमान के निवासी यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र की चितपावन ब्राह्मण जाति, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नातेदारी शब्दावली समाज की सामाजिक संरचना और वैवाहिक नियमों का दर्पण होती है। कार्वे का यह मत किस भाषीय परिवार के अध्ययन पर आधारित था। देखिए इस तरह से एग्जाम्स में ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं, चाहे आपका पीजीटी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर जीडी से क्या आपने एग्जाम देखा हो, स्टेटमेंट दे करके पूछा जा रहा है किस पुस्तक में ये तर्क दिया है या फिर कोई पुस्तक है तो उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट दे रखा है। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट देकर पूछा जा रहा है, तो इसे याद रखेंगे। पूछा जा सकता है नातेदारी शब्दावली समाज की सामाजिक संरचना और वैवाहिक नियमों का दर्पण होती है। कार्वे का यह मत किस भाषीय परिवार के अध्ययन पर आधारित था। यहाँ पर देखिए इंडो आयरन भाषीय परिवार है, द्रविड़ भाषीय परिवार है, विकल्प सी में ए और बी दोनों है, या फिर ऑप्शन डी में केवल अंग्रेजी शब्दावली। यहाँ पर सही आपका हो जाएगा इंडो आयरन भाषी परिवार और द्रविड़ भाषी परिवार, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। इरावती कार्वे किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और शिक्षाविद के परिवार की बहू थी जिससे उन्हें प्रगतिशील सामाजिक चेतना विरासत में मिली। ऑप्शंस है ज्योतिराव फुले, विकल्प बी में है महर्षि ठोडो केशव कार्वे, जो कि डीके कार्वे महिला विश्वविद्यालय के संस्थापक हैं। फिर इसके अलावा देखिए राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। इरावती कार्वे के अनुसार दक्षिणी नातेदारी क्षेत्र में विवाह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए विकल्प ए क्या कह रहा है, नए और अपरिचित परिवारों से संबंध जोड़ना, ऑप्शन बी में है पैतृक संपत्ति को बिखरने से रोकना और पहले से ज्ञात करीबी रिश्तेदारों के बीच ही सामाजिक आर्थिक संबंधों को संपुटित रखना, ऑप्शन सी में है गांव की सीमा से बाहर जाना, ऑप्शन डी केवल धार्मिक अनुष्ठान पूरा करना। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैतृक संपत्ति को बिखरने से रोकना और पहले से ज्ञात करीबी रिश्तेदारों के बीच ही सामाजिक आर्थिक संबंधों को संपुटित रखना। यहाँ पर आपका सही होगा विकल्प बी आंसर। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, अनुष्ठान, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलती है, क्या कहलाती है। पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, पर संस्कृति ग्रहण, यहाँ पर आपका ऑप्शंस दिया गया है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, अनुष्ठान, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलती है, उसे हम क्या कहेंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, संस्कृतिकरण। ठीक है, संस्कृतिकरण। और संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी। ठीक है, एम.एन. श्रीनिवास ने ये अवधारणा दी है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, किस पुस्तक में दी है, तो यह आप सभी जानते हैं, रिलीजन एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स
ऑफ साउथ इंडिया में कब आती है? 1952 में ये पुस्तक आती है। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एम एन श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा को सबसे पहले क्या नाम दिया था, जिसे बाद में उन्होंने अधिक व्यापक बनाया? ऑप्शन है यहाँ पर क्षत्रियकरण, ब्राह्मणीकरण, द्विजकरण, लौकिकीकरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर सही क्या होगा? संस्कृतिकरण से पहले इस प्रक्रिया के लिए श्रीनिवास ने किस शब्द का प्रयोग किया था? ब्राह्मणीकरण। फिर उनकी आलोचना होती है श्रीनिवास की। लोगों ने देखा कि यहाँ पर उन्होंने भी देखा कि यहाँ पर सिर्फ लोग ब्राह्मणों का ही अनुकरण नहीं कर रहे हैं, बल्कि अन्य द्विज जातियों का भी अनुकरण कर रहे हैं। फिर बाद में उन्होंने क्या किया था? ब्राह्मणीकरण के जगह पर संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया था। योगेंद्र सिंह का नाम आपको याद रखना है। योगेंद्र सिंह ने इसे क्या कहा था? संस्कृतिकरण को विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया, विचारधारा ग्रहण करने की प्रक्रिया कहा था। किसको कहा था? संस्कृतिकरण को। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कथन क्या कह रहा है? एम एन श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण की प्रक्रिया केवल पदमूलक परिवर्तन लाती है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। कारण है इसके माध्यम से कोई जाति सोपान क्रम में, ठीक है, कोई जाति सोपान क्रम में थोड़ा ऊपर तो उठ सकती है, लेकिन पूरी जाति व्यवस्था का ढांचा नहीं बदलता है। तो क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण पदमूलक परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं। आप जानते हैं इसके जरिए कोई भी जाति सोपान क्रम में थोड़ा ऊपर उठ सकती है, लेकिन जो पूरी जाति व्यवस्था है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बदल नहीं सकता पूरी तरह से। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? ए, और यानी कि कथन और कारण दोनों ही सही है। कारण यहाँ पर सही व्याख्या है कथन की। ठीक है, ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति के निर्धारण का लक्षण नहीं है? संख्यात्मक बहुलता, आर्थिक शक्ति विशेष करके भूमि का स्वामित्व, राजनीतिक शक्ति। ऑप्शन डी में है केवल धार्मिक रूप से सर्वोच्च ब्राह्मण होना। तो आपको बताया गया था प्रभु जाति की अवधारणा श्रीनिवास ने दी थी। श्रीनिवास ने 3 महत्वपूर्ण लक्षण प्रभु जाति के बताए थे। एक तो जनसंख्यात्मक शक्ति, ठीक है, जनसंख्यात्मक शक्ति यानी कि वो जाति उसकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए उस जाति की। दूसरी विशेषता आर्थिक शक्ति से था, यानी कि भूमि स्वामित्व, यानी कि उसके पास जो लैंड है भूमि वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तीसरा उस जाति का क्या होना चाहिए? डोमिनेंट होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए, राजनीतिक शक्ति को ये दर्शाता है। तो ये 3 मुख्य विशेषताएं इन्होंने बताई थी। धार्मिक रूप से सर्वोच्च ब्राह्मण होना ये नहीं बताया था, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। और जाति व्यवस्था प्रभु जाति की जो आलोचना है ये किसके द्वारा की गई थी? एससी दुबे के द्वारा। एससी दुबे ने प्रभु जाति की आलोचना की थी और इन्होंने प्रभु व्यक्ति का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, प्रभु व्यक्ति का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। श्रीनिवास ने मैसूर के किस गांव का गहन सहभागी अवलोकन किया था जो भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र में एक मील का पत्थर है? ऑप्शन है शामीरपेट, रामपुरा, किशनगढ़ी, करीमपुर। श्रीनिवास ने मैसूर के किस गांव का गहन सहभागी अवलोकन किया था जो भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र में एक मील का पत्थर है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा रामपुरा। ठीक है, रामपुरा हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते देखते हैं। यहाँ पर शामीरपेट दिया गया है। शामीरपेट पर किसका अध्ययन था? एससी दुबे का। किशनगढ़ी पर किसका था? मैक्के मेरिट। मैक्के मेरिट ने किशनगढ़ी पर अध्ययन किया है। करीमपुर पर किसका है? वाइजर का अध्ययन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका बी होगा सही आंसर। प्रश्न है द रिमेम्बर्ड विलेज पुस्तक के संदर्भ में कौन सा तथ्य यहाँ पर सही है? देखिए प्रश्न क्या है, यह पुस्तक पूरी तरह सांख्यिकीय आंकड़ों पर आधारित है। विकल्प बी, दिल्ली विश्वविद्यालय में आग लगने के कारण श्रीनिवास के नोट्स जल गए थे, जिसके बाद उन्होंने इसे अपनी स्मृति के आधार पर लिखा। ऑप्शन सी में है या उत्तर प्रदेश के गांव का अध्ययन है। यह ए आर देसाई की कृति है। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
इसका मैं बाद में बताऊँगी, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे देखिए श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के प्रभाव स्वरूप कौन से परिवर्तन आए? ऑप्शन देखिए संस्थागत मूल्यपरक और व्यवहारपरक परिवर्तन, केवल तकनीकी परिवर्तन, रूढ़िवादिता में वृद्धि, जाति व्यवस्था का पूर्ण अंत। श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत भारतीय समाज में ब्रिटिश शासन के प्रभाव स्वरूप कौन से परिवर्तन आए थे? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका संस्थागत मूल्यपरक और व्यवहारपरक परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एससी दुबे यहाँ पर दिए गए हैं। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया ये किसकी हो जाएगी पुस्तक? ये क्लास में कई बार आपको बताई गई है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एम एस श्रीनिवास हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत के कुछ हिस्सों में विसंस्कृतिकरण को भी जन्म देती है। कारण है, कभी कभी उच्च जातियां राजनीतिक या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न जातियों की जीवन शैली या आदतों को अपनाने लगती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? संस्कृतिकरण की प्रक्रिया भारत के कुछ हिस्सों में विसंस्कृतिकरण को भी जन्म देती है। कारण है, कभी कभी उच्च जातियां राजनीतिक या आर्थिक लाभ जैसे आरक्षण प्राप्त करने के लिए निम्न जातियों की जीवन शैली या आदतों को अपनाने लगती हैं। यहाँ पर आपका क्या होगा? आपका कथन और कारण दोनों ही सही है और कारण यहाँ पर क्या होगा? कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक और क्षेत्रीय उपागम का समन्वय करते हुए श्रीनिवास ने भारतीय समाज के अध्ययन में किस परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा दिया है? मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, केवल पुस्तकीय परिप्रेक्ष्य या फिर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र में प्रकार्यात्मक और क्षेत्रीय उपागम का समन्वय करते हुए श्रीनिवास ने भारतीय समाज के अध्ययन में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया था? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। ठीक है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, बी यहाँ पर सही है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए श्रीनिवास ने प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट किस प्रसिद्ध लेख पेपर में प्रस्तुत किया था? पहले कौन सा है? यहाँ पर आपका जो सही होगा, देखिए पूछा जा रहा है सबसे पहले प्रस्तुत की थी, तो यहाँ पर द सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज होगा 1955 में जो आता है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कास्ट एंड मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेस जो कि 1962 में आती है पुस्तक। इस पुस्तक में श्रीनिवास ने आधुनिक भारत में जाति की भूमिका के बारे में क्या कहा था? विकल्प ए क्या कह रहा है? आधुनिकता और लोकतंत्र के आने से जाति पूरी तरह कमजोर हो गई है। विकल्प बी कह रहा है आधुनिक साधनों, यातायात, प्रेस, राजनीति का उपयोग करके जाति व्यवस्था और अधिक संगठित तथा सुदृढ़ हुई है। जाति अब केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। या फिर विकल्प डी, जाति व्यवस्था का स्थान वर्ग ने ले लिया है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक साधनों का उपयोग करके जाति व्यवस्था और अधिक संगठित और सुदृढ़ हो गई है। ठीक है, बी आपका यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, एम एन श्रीनिवास के गुरु कौन थे जिनके प्रभाव में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की थी? कौन थे?
जीएस घुरिये उनके गुरु थे, और जो रेडक्लिफ ब्राउन है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड में वे रेडक्लिफ ब्राउन के संरचनात्मक प्रकारवाद से वे अधिक प्रभावित थे, ठीक है। जो घुरिये हैं वो उनके भारतीय गुरु थे, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वे रेडक्लिफ ब्राउन के संपर्क में आते हैं, और उनके जो संरचनात्मक प्रकारवाद है उससे वे अत्यधिक प्रभावित थे। यहाँ पर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।